Is it visible to you, everyone? Please give me the feedback. Everything is okay? Please give me the comments. Okay then. Yes, every student, please. Jaswant, oh, no, it's okay. Hello, Jaswant, how are you? Okay then, every student, my voice is clear and picture quality is clear. Then give me the thumbs up. And इस लेक्चर में मैं बताने वाला हूं कि 3 घंटे जो कन्वेंशनल पेपर होते हैं इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, उनका क्या रोल है और कैसे हम उसमें मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट करना है या क्यों करोगे आखिर, राइट, तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, ओके, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में मेंस का क्या रोल होता है, ओके। एंड दैट इज माय एक्सपीरियंस। आई एम हैविंग 19 years of teaching experience. I have qualified engineering services exam 3 times in electronics and telecommunication branch, right, and that is my ranks, okay। और सभी एफर्ट में, सभी अटेम्प्ट में सबसे ज़्यादा जो रोल रहा है ना, वो कन्वेंशनल का रोल रहा है। सबसे ज़्यादा जो रोल है दैट इज ऑफ व्हाट, कन्वेंशनल, ओके। तो कन्वेंशनल को आखिर टैकल कैसे करना है, कन्वेंशनल में हम लोग कैसे मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं, आंसर लिखने का तरीका क्या है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच। इज इट क्लियर? तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, क्योंकि ये काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। आज फ्राइडे है, सैटरडे का पूरा दिन है और संडे आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। कई बार ऐसा होगा कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इनफैक्ट 6 या 7 साल से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि मैं इस ESE एग्ज़ाम के बारे में अच्छे से जानता हूँ, राइट। बहुत बार हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, तब जाकर हम यहाँ तक पहुँच पाते हैं, ओके। और अगर हमने कुछ गलती कर दी एक ही दिन में, अगर हमने कल का दिन और परसों अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं यहाँ, राइट। तो आप कमेंट्स करते जाइए। यस, विक्रम गुड इवनिंग, सतीश गुड इवनिंग, एवरीवन प्लीज़ वेलकम। अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए, शेयर कर लीजिए। नो डाउट हो सकता है अभी आपका पेपर ना हो, 18 अक्टूबर आपका पेपर नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार आप भी सेलेक्ट होंगे और ये इन्फॉर्मेशन अगर आज से अभी से आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अगले साल आप क्वालिफाई ज़रूर करने वाले हैं, ठीक है। तो खासकर उन लोगों को जो परसों पेपर देने वाले हैं, तो दैट इज़ माई प्रोफाइल, ओके। अब भरोसा कर सकते हो कि अगर ये एग्ज़ाम निकला है और 4 बार मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज का इंटरव्यू दिया है, मतलब प्री और मेंस अगर मैंने निकाला होगा कन्वेंशनल की मदद से, तभी तो मैंने क्या किया होगा, इंटरव्यू दिया होगा, ओके। तो चलिए देखते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज अबाउट व्हाट, गियर अप, रैंक अप एंड व्हाट, विजन 2020। दीज आर आवर कोर्सेज। इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम अस, ग्रेड अप, देन सब्सक्राइब ग्रेड अप सुपर। इज इट क्लियर? वेरी वेरी यूजफुल कोर्स उन बच्चों के लिए जो कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी जो गेट 2021 का रिवीजन करना चाहते हैं, और उनके लिए भी जो 2022 के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। और रही बात बैकबोन, किसी भी कोर्स के मेन मजबूत स्तंभ कौन है, वो मजबूत स्तंभ है फैकल्टी। तो हाईली क्वालिफाइड, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर्स आर हियर। वो हर क्वेश्चन का आपके जवाब देंगे, हर थ्योरी आपको बहुत सिस्टमैटिक ढंग से बताएंगे, एक एक चीज़ों को बारीकी से आपको बताकर प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आइए इनके साथ हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी। अब फैकल्टी के साथ साथ किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए ज़रूरी है कि प्रीवियस रिजल्ट कैसा रहा है। तो बहुत ही शॉर्ट जर्नी में, बहुत ही लॉन्ग जर्नी नहीं है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट जर्नी में अंडर 100 बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और 2 डिजिट रैंक लाना, चाहे वो गेट हो चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, हर स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है। तो हम आपको वो हर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपनी ड्रीम जॉब ले सकें, ओके। तो चलिए आइए देखते हैं
और ग्रेड अप सुपर में अगर आप आना चाहते हैं और ईच एंड एवरी कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो ग्रेड अप सुपर सब्सक्राइब कीजिए. इट इज अ वन टाइम सब्सक्रिप्शन. इन अ वन सब्सक्रिप्शन you will get access to all the courses, right? That is the fee structure. Go through it. For more details call at this number, right? This is the number. Then now how to utilize the 3 hours in a exam hall and what is the role of mains in a engineering services exam, right? First of all, take it sincerely, right? Every student, you already qualified the pre-exams. Now you are eligible for what? Mains, right? No need to worry about the general studies. It is pure what? Technical subjects, right? I will give you the idea about the subject of electronics, how to tackle the subject, how to tackle the questions, क्या एक वे होना चाहिए लिखने का, किस तरीके से हम आंसर लिख सकते हैं. नो डाउट ये सेशन मेनली फोकस्ड है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट, बट इट इज यूजफुल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच. आप बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच वाले भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से क्या देते हैं? इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस पेपर अटेम्प्ट करेंगे, राइट? तो हाउ टू टैकल, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस पेपर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, then complete in a 3 hours. What should be the strategy? In a 3 hours, right? Total 180 minutes. 60 into 3, 180 minutes. Right? How many marks? 300 marks. Maximum marks is what? 300. Maximum marks is what? 300. Now, in a 180 minutes, we have to attempt what? Total 300 marks. Is it possible? Then I will give you the strategy. Yes. Total 5 questions we have to solve during 3 hours. Is it clear? Total 5 questions we have to solve during 3 hours. Then what should be the choice? In a first paper, this is divided into 2 parts. First paper in the morning and second in evening. First in the morning, then second in what? Evening. Then in the first paper or in a second paper, what is the normal, what is the plan, right? According to old paper, according to old planning of the mains, we will get the 2 sections, right? Section 1 and what? Section 2. Section 1 and what? Section 2. Section 1, Section 2. Again in this paper, Section 1 and Section 2. 1 and what? 2. In this section, we will give they will give the 4 questions. 4 questions. First question is compulsory. Second, third, and what? Fourth one. Again here you will get the 5th question, that is compulsory. 6th, 7th, and what? 8th. Out of this 8 question, 2 questions are compulsory. That is question number 1. And what? Question number 5. Now these are compulsory and we have to solve how many questions? 5 questions. Then remaining 6 questions. From remaining 6 questions we have to choose 3 questions. Is it clear? And do the smart work according to the subject, according to the core subject, according to your strength. Choose the question, and that is what beauty of this paper. In objective we have no choice. In objective, we have no choice. We have to solve each and every question. Is it clear? But in a subjective, we have choice. Then use this choice. Suppose we are having the 2nd, 3rd, 4th choice here, 6th, 7th and 8th here. Then we have to solve total 5 questions. Then smartly choose the questions from these 2 points. Right? These 2 questions are compulsory. No options. We have no options. We have to solve these questions, right? Then from 2nd, 3rd or 4th you can choose any 2 questions, then one from this. Or if you are not comfortable in this, then choose only 1 question from this. It may be any question, it may be 2 or it may be 3 or it may be 4. Suppose you are choosing the 3rd question, then you have to choose 2 questions from this portion, and that is what smart work. अब आपको देखना है कि आपके कौन से सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट? जब आप फर्स्ट का सिलेबस देखते हैं, फर्स्ट पेपर, तो देखिए जरा फर्स्ट पेपर में क्या क्या है.
subject in electronics and telecommunication engineering in a paper 1, basic electronics engineering, basic electrical engineering, material science, electronic measurement and instrumentation, network theory, analog and digital circuit. This is the circuit. Is it clear? Now, which are theoretical subject and which are numerical based subject normally, right? In this case, material science is very theoretical subject, right? You will get the numericals from network theory. Definitely you will get the numericals from what? Analog and digital circuits. ओके और ज़्यादातर देखा गया है कि न्यूमेरिकल्स में आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने 100% अटेम्प्ट लिया है, आपने ईच एंड एवरी स्टेप को फॉलो किया है और उतना ही टाइम आपने थ्योरी में लगाया तो आपको न्यूमेरिकल में मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। और अगर लेकिन आप कंफर्टेबल हैं कि आप विद इन टाइम उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे और आप राइट आंसर ला सकते हैं और एट द सेम टाइम आपको ये भी पता है कि मैं थ्योरी में भी अच्छे से लिख सकता हूँ, और दोनों में से अगर आपको कोई चॉइस करनी है तो आप न्यूमेरिकल के लिए जाइए, राइट? ऐसा देखा गया है कि न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स मिल जाते हैं, थ्योरी में देखो कुछ ना कुछ मार्क्स कटेंगे। दूसरा, अब आपके पास मालूम है कि पहला जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, तो ईच एंड एवरी पोर्शन से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा आपसे, ईच एंड एवरी पोर्शन से, चाहे वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो बेसिक इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो मटेरियल साइंस हो, चाहे आपका मेजरमेंट हो, नेटवर्क हो एंड एनालॉग हो, तो आपको उस क्वेश्चन को तो पॉजिटिवली अटेम्प्ट करना है। लेकिन अगर आप कुछ चॉइस करना है इनमें से 2, 3 एंड 4, अब आप ये देखते हैं कि सेकंड जो क्वेश्चन है वो प्योर मटेरियल साइंस या बेसिक इलेक्ट्रिकल पर आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। बेसिक इलेक्ट्रिकल में अभी हमारी उतनी कमांड नहीं है क्योंकि रिसेंटली ये अभी ऐड हुआ है 2016 ऑनवर्ड्स, राइट? नॉर्मली आपने देखा होगा नेटवर्क थ्योरी पर बहुत क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा, एनालॉग में आपने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। तो अगर आपके पास ऐसी कोई चॉइस बन रही है कि आपसे बेसिक इलेक्ट्रिकल, मटेरियल साइंस, नेटवर्क और एनालॉग के अलग अलग क्वेश्चंस हैं और उसमें से बन रहे हैं, तो आपको जाना चाहिए व्हाट? नेटवर्क थ्योरी एंड एनालॉग में, क्योंकि प्रीवियसली हमने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए, तो हमें एक उसे किस तरीके से हमें आंसर करना है, किस तरीके से हमें लिखना है, उसको हम अच्छे से जानते हैं, राइट? तो ये प्रिकॉशन रखिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चूज करना है। तो दूसरी बात, जब आप कोई कोर सब्जेक्ट लेकर आप आंसर करेंगे तो फायदा क्या होने वाला है मैं आपको बता दूं। जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेंगे, मैनुअल कॉपी चेक होने वाली है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करने वाले हैं वो होंगे आपकी ब्रांच से, दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। और जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो इलेक्ट्रिकल के मेन कोर जो फैकल्टी होगी वो होंगी इलेक्ट्रिकल से। सिमिलरली मैकेनिकल में मैकेनिकल से और सिविल में सिविल से, राइट? अगर आपकी कॉपी कोई एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर चेक कर रहा है तो डेफिनेटली उनका भी इंटरेस्ट मशीन पावर सिस्टम या बेसिक इलेक्ट्रिकल में उतना नहीं होगा जितना उनका कोर सब्जेक्ट में होगा, राइट? और जहां कॉपी मैनुअली चेक होती है, मशीन से चेक नहीं होती, वहां हमें इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप कोर में जाइए, बहुत अच्छे से एजम्पशंस लिखिए, बहुत अच्छे से चीज़ों को डिटेल में आंसर कीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स। इज इट क्लियर? सेकंड, तो ये हुई चॉइस, राइट? हाँ, फिर भी लेकिन अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिखता है जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आप पूरी तरीके से उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, तो आप इनमें से कोई भी जो सब्जेक्ट आपको लगता है जिसका आंसर आप अच्छे से कर सकते हैं वो आप चॉइस कर लीजिए, राइट? देन सेकंड वन, second that is about the paper 1. Is it clear? Now in a section 2, right, if suppose we are covering these 3 part in a section 1, then next 3 part in section 2, next 3 part in what? section 2. तो जो मैंने आपको तरीका बताया वो होना चाहिए आपके दिमाग में कि आपको सब्जेक्ट कैसे चूज करने हैं, राइट? नाउ इन अ फर्स्ट सेक्शन definitely you will get the question from basic electronics, basic electrical engineering and material science. In a second section you will get the electronics measurement, network theory and analog. ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, लेकिन ऐसा स्ट्रिक्टली फॉलो होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न है लेकिन ऐसा स्ट्रिक्टली फॉलो होगा ये ज़रूरी नहीं है। अदरवाइज अगर ऐसा होना होता तो इसे 4 पेपर में नहीं डिवाइड कर दिया जाता, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4, राइट? और उसके हिसाब से हम लोग पढ़ते।
सेक्शन 1 में 2 पेपर, सेक्शन 2 में 2 पेपर एंड सो ऑन, राइट। तो ये सिंपली क्या होने वाला है, जब आप पेपर 1 देने जा रहे हैं तो आपको 2 सेक्शन मिलेंगे और दोनों में इंटीग्रेशन हो सकता है। कोई भी टॉपिक फर्स्ट सेक्शन में आ सकता है, कोई भी टॉपिक सेकंड सेक्शन में आ सकता है। मैं बात कर रहा हूं पेपर 1 की ओनली। सिमिलरली आप पेपर 2 में भी ये बात हो सकती है कि अगर ये भी 2 सेक्शन में डिवाइडेड है तो कोई ऐसा रूल नहीं है कि ये और पेपर 1 में आएगा और ये और ये पेपर सेक्शन 2 में आएगा, ये सेक्शन 1 में, ये सेक्शन 2 में, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। नॉर्मली फॉलो किया जाता है इंस्ट्रक्शन, लेकिन ऐसा ज़रूरी कभी नहीं है, ठीक है ना। तो तैयार रहिए, फर्स्ट एंड फिफ्थ कंपलसरी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपको चॉइस करना है जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइस है। आप देखिए जरा, 300 नंबर का आपको अटेम्प्ट लेना है और टोटल आपके पास 8 क्वेश्चन है, राइट। टोटल आपके पास कितने क्वेश्चंस हैं? 8 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और इन 6 में से आपको ओनली 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मतलब 50%। तो बहुत ही स्मार्टली चॉइस कीजिए और अपना आंसर लिखिए। दैट इज द स्ट्रेटेजी फॉर पेपर 1, दैट इज द स्ट्रेटेजी फॉर पेपर 2, बेसिक स्ट्रेटेजी। अब हाउ टू राइट द आंसर, हाउ टू राइट द आंसर। नाउ प्लीज गो थ्रू द सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द सब्जेक्ट। Basic, if you are getting the question in a compulsory question, if you are compulsory जो questions है, that is question number 1 and question number what 5th। अगर आपका उसमें से क्वेश्चन आता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो नॉर्मली ये थियोरेटिकल पेपर थियोरेटिकल होगा। उस केस में आपको करना क्या है? उस केस में आप बहुत ज़्यादा बड़ा आंसर लिखने की कोशिश मत कीजिए, राइट। बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वैसे भी अब यूपीएससी में लिमिट कर दिया गया है। आपको कॉपी मिलेगी जिसमें आपको क्वेश्चन होगा और उसके नीचे एक लिमिटेड स्पेस दी हुई है, उसके ही अंदर आपको आंसर को कवर करना है। तो आप अपनी प्रॉपर फॉन्ट साइज मेंटेन कीजिए, प्रॉपर फॉन्ट साइज मेंटेन कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप ऐसा ना हो कि आपने पहले ही पूरा आंसर भर दिया और उसके बाद पेज खत्म हो गए। पहले होता था कि सप्लीमेंट्री लेने की छूट है आपको, और सेमेस्टर में भी होता है कि आप सप्लीमेंट्री ले सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको सप्लीमेंट्री की छूट नहीं है। इसलिए आंसर लिखने से पहले आप अपने वर्ड्स, अपने डायग्राम, अपने ग्राफ्स, इन सब को डिसाइड कर लीजिए कि इसमें आपको कितना आंसर लिखना है। आप रफ पेजेस यूज़ कर सकते हैं, वहाँ प्रॉपर आप डिज़ाइन कर लीजिए कि कितने मार्क्स, कौन कौन से पॉइंट्स मुझे कवर करने हैं। क्योंकि अगर आपने एक बार लिखना चालू कर दिया और आपके लिए स्पेस कम पड़ गई या आपने गलत कुछ कर दिया, तो आपके पास फिर उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जस्ट लिखने से पहले, क्योंकि आपको क्वेश्चन के साथ ही क्या मिलने वाली है? आंसर शीट भी प्रोवाइड होगी। ओके, उतने ही स्पेस में आपको आंसर करना है। दूसरा, सीक्वेंस। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सीक्वेंस सर क्या रखना है। ये पहले क्वेश्चन हुआ करते थे कि सर हम लोग सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं ना, सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि पहले वो क्वेश्चन लिखना चाहिए जो सबसे पहले अच्छे से आता है, फिर वो क्वेश्चन लिखना चाहिए जो कम आता है, ताकि एग्जामिनर को एक फ्लो मिले और आपको बहुत अच्छे से जवाब दे दे। ओके, बात सही है, लेकिन यहाँ पर आपकी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 ही पहले चेक होगा। क्वेश्चन नंबर 1 ही पहले चेक होगा, क्योंकि वो कॉपी में ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो आपकी स्पेस फिक्स है, वहीं आपको आंसर लिखना है। तो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखा जाए तो इसका कोई बड़ा बेनिफिट नहीं है कि कौन से क्वेश्चन को आप, किसका आंसर आप पहले देते हैं, किसका आंसर आप बाद में देते हैं, राइट। रही बात अब आपकी, हाँ, आपका कंफर्ट जोन क्या है। कई बार क्या होता है, जब हम शुरुआत में जब हम आंसर लिखते हैं ना, तो हम थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं, फिर बाद में हमको पता रहता है कि अब टाइम लिमिटेड है, तो बाद में हम थोड़ा फास्ट लिखना चालू करते हैं। नो डाउट आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से जानते हो और बहुत इंप्रेसिव उसका आंसर लिख सकते हो, तो आप डेफिनेटली उसका आंसर प्रॉपर तरीके से दीजिए। क्योंकि शुरुआत के अगर 1 घंटे में आपने संभाल लिया, आपने अच्छा आंसर लिखा, तो आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा, क्योंकि शुरू के 1 घंटे में कोई हड़बड़ी नहीं होती। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी है कि आप उन क्वेश्चंस को चूज़ कर लीजिए जिसका आंसर आप बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। ओके, और अगर वो न्यूमेरिकल है और ऐसा न्यूमेरिकल है जिसको आपने नहीं बनाया है,
जैसे फॉर एग्जांपल नेटवर्क हो गया या एनालॉग हो गया या कम्युनिकेशन हो गया या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपने प्रॉपर ढंग से नहीं देखा है, ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि लॉजिक तो सब पता है, फॉर्मूला सब पता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने कभी नहीं बनाया है लेकिन मैं बना सकता हूं या बना सकती हूं, तो आप उस क्वेश्चन को शुरू में सेट कर लीजिए और उसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि जब आपको हड़बड़ी हो जाएगी, जब लास्ट में आप पहुंचेंगे ना, तो वैसे क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स होने के पूरे चांसेस है, पूरे सिली मिस्टेक्स आप करेंगे और बाद में वो आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको एक सीक्वेंस सेट करना है, सीक्वेंस कि पहले किसे लिखना है बाद में किसे लिखना है। ये एग्जामिनर के लिए नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी सीट मिली हुई है, सब उसमें सीक्वेंस बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। आपको जहां पर स्पेस मिली है वहीं पर आंसर लिखना है। बस आपको ये डिसाइड करना है कि मैं किस में कंफर्ट हूं, उस आंसर को आप पहले लिखिए, जिसमें आपको लगता है कि डेटा कम है तो उसको आप बाद में कर सकते हैं, राइट। दूसरी बात, पहला क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट एंड फिफ्थ कंपलसरी है, मतलब इसका आंसर देना जरूरी है, लेकिन पहली बार में ही पहले ही घंटे में आंसर देना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर पहला क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन कंपलसरी है तो आप इसको बनाना है, आपके पास चॉइस नहीं, आप इसको छोड़ नहीं सकते, आप इसको लेकिन किसी भी सीक्वेंस में बना सकते हो। आपको अगर अच्छे से आता है तो आप पहली बार में बना लीजिए, आपको लगता है कि ये थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हूं तो आप 1 घंटे के बाद बना लीजिए, राइट। और कंफर्टेबल नहीं हो तो 3rd आवर्स में बढ़ा लीजिए, जो तीसरा घंटा आपका स्टार्ट होगा, लेकिन छोड़कर मत आना क्योंकि ये कंपलसरी है, राइट। तो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। ये सब काम आपको शुरुआत के 5 से 10 मिनट में करना होगा। देखो, पहली बात तो मैं बता दूं, जो कंपलसरी क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपको चॉइस करनी है, लेकिन 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th फटाफट 5 से 7 मिनट दीजिए, उसको रीड कीजिए, कौन सा क्वेश्चन आपसे बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है, और सेक्शन चूज कर लीजिए, मुझे 3rd क्वेश्चन बनाना है, मुझे यहाँ से 2 क्वेश्चन बनाने हैं, या मुझे यहाँ से 2 3rd एंड 4th बनाना है, और यहाँ से ओनली 8th बनाना है। माइंड मेकअप कर लो और उसे रफ पेज में लिख भी लो और क्वेश्चन आंसर में टिक भी कर लो, 3rd, 4th, 8th। ओके, यू आर कंफर्टेबल एंड दीज आर द 3 क्वेश्चन। देन इग्नोर व्हाट 6, ignore 7 and what, ignore 2, focused on what 3 4 8 and 1 and 5 तो कंपलसरी है, वैसे भी उनको पढ़ने का, शुरुआत में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ओके। टाइम वेस्ट मत कीजिए, वो आपको बनाना है, ओके। देन अब आती है बात कि आंसर, आखिर आपके पास 2 दिन बचे हैं, आंसर कैसे लिखना चाहिए ताकि हमको मैक्सिमम मार्क्स मिले। मैं आपको बता दूं, ये आपके जो सब्जेक्ट्स है ना, ये राइट आंसर जहां तक हम जानते हैं कि टेक्निकल पेपर है, प्री के मार्क्स भी मेरिट में ऐड होंगे, नो डाउट। अब प्री में कैसे मार्क्स आए, वी हैव नो आइडिया, राइट, वो मिलेगा। वो सब जितना भी आया है वो टेंटेटिव फिगर आए हैं कि इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतना कट ऑफ आ रहा है, ये सब हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि आप इसमें मार्क्स ला सकते हैं तो कन्वेंशनल में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कैच किए जा सकते हैं। इट्स अ वे ऑफ व्हाट इज़ योर वे, राइट। तो मैं आपको कुछ हिंट करता हूं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहली बात, जितनी कोई भी आंसर आप लिखो तो जो भी, जैसे आपने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया तो अगर उसमें आप कुछ एजम्पशंस ले रहे हैं तो उसे ज़रूर बताइए, उसको आपको हाइड नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बोला जाए कि एक गाड़ी का माइलेज निकालो, राइट, तो मैंने एक गाड़ी का, चलो मैं मैकेनिकल ब्रांच से हूं, तो मान लो मुझे बोला जाए कि एक गाड़ी का माइलेज निकाल लीजिए कि कितना किलोमीटर देती है। तो याद है, आप एडवर्टीजमेंट में देते हो कि कोई कार है तो वो लिखा रहेगा 25 किलोमीटर पर लीटर, यहां लिखा होता है स्टार, और एडवर्टीजमेंट के नीचे लिखा होता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब व्हाट इज द स्टैंडर्ड कंडीशन? एसी रूम में कार को बैठा लीजिए, चक्के घुमाइए, बिल्कुल कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई गियर चेंज नहीं करना, कुछ नहीं, और आपको स्टैंडर्ड कंडीशन में ये माइलेज देगी 25 किलोमीटर पर लीटर। तो आपने कैलकुलेशन कर ली इसकी, राइट। सिमिलरली तो लेकिन एडवर्टीजमेंट वाले कैसे बच गए? स्टार लिख के अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, तो आप कोई क्लेम नहीं कर सकते, राइट। अगर आपकी माइलेज 20 आ रहा है या 18 आ रहा है तो आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन इसका हम यूज कैसे करें आंसर में? तो आंसर लिखते समय कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे सपोज डायोड पे कोई क्वेश्चन है, आपने कोई क्लिपर पे क्वेश्चन बना दिया,
या आपने कोई नेटवर्क में कैपेसिटर पे क्वेश्चन बना दिया, आपने इंडक्टर पे कोई क्वेश्चन बना लिया, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, राइट, आपने ट्रांजिस्टर पे क्वेश्चन सॉल्व किया, मॉसफेट पे क्वेश्चन सॉल्व किया, तो आपको क्वेश्चन स्टार्ट करते समय जरूर एजम्पशंस लिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये क्वेश्चन दिया जाए कि फाइंड द माइलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कार, देन मैं कैलकुलेट करूंगा थियोरेटिकली, और उसके बाद एजम्पशन जरूर लिखूंगा कि ड्यूरिंग दैट कैलकुलेशन वी आर इग्नोरिंग द फ्रिक्शन ड्यू टू रोड, राइट, वी आर इग्नोरिंग द ट्रैफिक कंडीशंस, रोड कंडीशंस, राइट, ड्राइवर्स हैबिट, और ड्राइवर की हैबिट अलग है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, कंटिन्यूसली हम गियर चेंज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर नहीं आएगा, उससे कम आएगा। तो सिमिलरली जब डायोड पे क्वेश्चन है तो जरूर लिखिए वी आर एज्यूमिंग आइडियल डायोड, वी आर एज्यूमिंग आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वी आर एज्यूमिंग आइडियल ट्रांजिस्टर और आइडियल मॉसफेट, वी आर इग्नोरिंग अर्ली इफेक्ट, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन एंड सो ऑन। तो जिसको भी हम इग्नोर कर रहे हैं, जिसको भी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो आपको मेंशन करना चाहिए कि हम इस पर्टिकुलर चीज को क्या नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। एग्जामिनर को पता है कि आपने आइडियल कंडीशन में बनाया है, लेकिन वो आपका प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं कि आप कैसे आंसर को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी उसको इग्नोर मत कीजिए। ओके, एक दो आप आंसर में ये पॉइंट जरूर डालिए कि आपने क्या क्या एजम्पशंस ली और क्या क्या इग्नोर किया। हर आंसर में डालने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे तो उसको पढ़कर उनके चेहरे पर स्माइल आएगी, और अगर वो स्माइल आ गई और आपका आंसर इंप्रेसिव लगा, क्योंकि आपने हर प्रैक्टिकल कंडीशन को भले न्यूमेरिकल में कंसीडर नहीं किया है, लेकिन आपने ज़रूर लिखा कि मैंने क्या क्या इग्नोर किया है, तो फिर वो आपको फुल मार्क्स देंगे। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सपोज वो 10 मार्क्स का है, तो आपको मिलेगा 10 आउट ऑफ 10, लेकिन एक बड़ी सी स्माइल आ जाएगी एग्जामिनर के चेहरे पर, और ये बड़ी सी जो स्माइल है ना, ये हर क्वेश्चन में आपको नंबर दिलवाएंगे। अगर अगले क्वेश्चन में से 20 मार्क्स में से उनका मूड था 15, तो वो देंगे 18 आउट ऑफ 20। इज इट क्लियर? अगर आगे वाले क्वेश्चन में अगर सपोज लास्ट में आपने फटाफट लिख दिया, रगड़ दिया, क्योंकि टाइम कम होता है, तो वो फिर आपको इग्नोर करेंगे, चलो नादानी में हो गई होगी, शुरुआत के आंसर में तो इसने हर बात का ध्यान रखा है ना। तो कैजुअल नहीं लेना है, कभी भी आंसर को कैजुअल मत लीजिए। शुरुआत के आंसर को एक ऑफिसर बनने वाले हैं उस तरीके से लिखिए, एजम्पशंस प्रॉपर लिखिए, चीज़ों को सिंपली न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है कि 2 + 2 = 4। हमको मालूम है, हम थेवेनिन्स थ्योरम निकाल सकते हैं, वो गेट में हम निकालते हैं, RTH हम निकाल सकते हैं, लेकिन साथ में हमको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ज़रूर देनी है, राइट। नोट लिख सकते हो अगर आपने कुछ अच्छा लग रहा है तो। मैं आपको बता दूं, अगर आपको कुछ फ्यूचर एप्लीकेशन समझ में आता है, किसी सर्किट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ में आता है, तो आप लिख सकते हो नोट कि अबव सर्किट को हम इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। सपोज कोई एक सिंपल सा सर्किट बना रहे हो और उसमें पता चला एक कैपेसिटर की नॉन लीनियर चार्जिंग हो रही है, तो आप उसमें लिख सकते हो लीनियर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ व्हाट कांस्टेंट करंट सोर्स, इट इज इन नोट। इसको बोलते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण, राइट। अगर आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो ब्लैक से नोट लिखिए, अगर आप ब्लैक से लिख रहे हैं तो ब्लू से नोट लिखिए, ताकि वो अलग से नजर आए। ये होता है स्पेशल पॉइंट्स, राइट। तो सब्जेक्ट प्रॉपरली चूज कीजिए कि किस सब्जेक्ट से आपको आंसर करना है। जो आपसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसके आंसर जरूर लिखिए, क्योंकि आप उसमें कंफर्टेबल हैं, राइट। तो आप बहुत अच्छा आंसर लिख पाएंगे। नॉर्मली होता है जिसका एनालॉग अच्छा है वो कम्युनिकेशन में थोड़ा वीक होता है, जिसका नेटवर्क अच्छा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सिग्नल भी अच्छा हो। EMFT अच्छा है तो पता चला कोई और का सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक होगा। तो जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है वो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो उसमें आप ज़रूर आंसर कीजिए, ज़रूर आंसर कीजिए उसका, राइट। लेकिन सिस्टमैटिक वे में जाइए, वो आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर देगा। फिर तीसरा जो प्रिकॉशन लेना है, यस आई एम टेकिंग द इफ डोंट नो द कंपल्सरी क्वेश्चन आंसर देन प्लीज लीव इट, नेवर ब्लफ नहीं करना कभी भी। जैसे आपको मान लो पहला क्वेश्चन आया कंपल्सरी, उसमें से 5 सेक्शन है या 7 सेक्शन है उसके अंदर, या 4 ही सेक्शन है अलग अलग, तो आपको अगर आंसर आता है तो आप ज़रूर लिखिए। थोड़ा बहुत आता है तो लिख दीजिए, मतलब उससे रिलेवेंट होना चाहिए।
लेकिन अगर बिल्कुल भी नहीं आता और आप कहानी बना रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, तो ये सेमेस्टर एग्जाम नहीं है, आपके पूरे मार्क्स नेगेटिव में चले जाएंगे, राइट। वैसे भी मैं आपको बता दूं 300 में से 300 अटेम्प्ट नहीं करना होता, ये इट इज नेवर पॉसिबल। आउट ऑफ 300 ओनली 240 to 250 मार्क्स you have to attempt, it is a minimum, then if you have the capacity then more। लेकिन ब्लफ करने से अच्छा है कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करो, मैनुअल चेकिंग होगी। ज़्यादा अगर ब्लफबाजी करोगे तो एग्जामिनर फिर आपको नेगेटिव मार्क्स देना चालू करेगा, काटना चालू कर देगा हर क्वेश्चन में, राइट। तो टाइम उनके पास नहीं हो, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर्स हैं, सालों से वो यूपीएससी की कॉपी चेक कर रहे हैं, तो हाईली क्वालिफाइड हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी है, ओके। तो कभी भी ब्लफ मत कीजिए। नाउ तो कंपलसरी क्वेश्चन को वैसा अटेम्प्ट कीजिए, इस तरीके से आंसर लिखिए। दूसरा, अगर आप देखें लास्ट ईयर कट ऑफ ईएससी मेंस के लिए, तो आपको दिखाई देगा, राइट, मिनिमम क्वालिफाइंग फॉर प्री इट इज व्हाट 226, ओके। देन रिटर्न एग्जाम आउट ऑफ व्हाट 1100। नाउ फॉर दिस पॉइंट, आउट ऑफ 1100 मीन्स व्हाट 600 in conventional, 500 in what? Objective. 600 in conventional plus what? 500 in objective, total 1100 marks. Out of 1100, what is the cutoff marks? 539. It is not out of 600, it is out of what? 1100. That is for general category. 539. What is the percentage? Approximately 50% only. 50% मार्क्स हमें फैच करना है मात्र, राइट, 50% मार्क्स, ओके। और आप देखिए, और जैसे कैटेगरी वाइज आते जा रहे हैं, नंबर लगातार कम होते जा रहे हैं, 502, देन 458, देन 427, मतलब मीन्स 40% ओनली, 40% से कम। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना 100% एफर्ट ना दें, इसका ये मतलब है कि अगर आप एग्जाम हॉल में जाते हो और बहुत सारे आपको ऐसा लगता है कि और बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट्स आप आराम से ध्यान लगाइए, अरे आपने प्री निकाला है तो मेंस का आपको अच्छा खासा आइडिया होगा, राइट। तो डेफिनेटली आप थोड़ा शांत होइए, आराम से क्वेश्चन देखिए, धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा कि कैसे लिखना है। बहुत ज़्यादा चॉइसेस भी इसमें, चॉइस बहुत ज़्यादा है। 8 क्वेश्चन में से आपको मात्र 5 क्वेश्चन बनाना है। कंपलसरी क्वेश्चन हर किसी के लिए कंपलसरी है, रिमेनिंग 6 में से आपको 3 चूज करना है, दैट इज ओके। देन लास्ट पॉइंट, आंसर। आंसर किस स्टाइल में आपको लिखना चाहिए? आंसर आपने अपनी स्ट्रेंथ चूज कर ली, कौन सा पेपर ज़्यादा है कौन सा कम है आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको बराबर मिल रहा है तो आपकी जो स्ट्रेंथ है उसमें से आंसर लिखिए। नॉर्मली कोर सब्जेक्ट को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, चाहे वो EMFT हो, चाहे एनालॉग हो, चाहे आपका कम्युनिकेशन हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है इजी टॉपिक आप बना लेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने डिजिटल बना लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने कंट्रोल बना लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने सिग्नल एंड सिस्टम बना लिया, और अकॉर्डिंग टू चॉइस आप इग्नोर कर रहे हैं एनालॉग को, इग्नोर कर रहे हैं EMFT को, इग्नोर कर रहे हैं कम्युनिकेशन को, तो ये भी एक डेंजरस पॉइंट हो सकता है कि आपके पॉइंट्स कट जाए, राइट। तो पूरी तरीके से आप कोर सब्जेक्ट को इग्नोर मत करो। अगर आपको 70 to 80% आता है तो ज़रूर उसे अटैम्प्ट कीजिए। आपके 6 चॉइस में से कम एक क्वेश्चन कोर पर ज़रूर रखने की कोशिश करना, अगर 100% आपको आता है तो, और ज़्यादा आते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। अब आंसर किस स्टाइल में होना चाहिए? शायद आपने बचपन में ध्रुव की कॉमिक्स पढ़ी होगी, नागराज की कॉमिक्स पढ़ी होगी, देखो इसको देखते ही याद आ जाता है, पूरे हाथ से सांप निकल रहे हैं। या आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में लक्ष्मण के कार्टून देखे होंगे, और बाला साहेब ठाकरे जी भी एक कार्टूनिस्ट थे। क्या ऐसा है कार्टूनिस्ट में क्या होता है? कार्टूनिस्ट में एक खास बात होती है कि जो 2-2, 10-10 पेज लिखकर भी चीज़ों को नहीं बता पाते ना, वो एक कार्टून से पूरी चीज़ एक्सप्लेन कर देते हैं, राइट। ये देखिए एक छोटा सा कार्टून बता देगा कि ये क्या बताना चाह रहा है। तो आंसर शुड बी इन कॉमिक्स स्टाइल। आंसर शुड बी इन कॉमिक्स स्टाइल का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा फिगर बनाओ, ज़्यादा ग्राफ अच्छे से बनाओ। अगर आपको बोला है कंपेयर कीजिए 2 चीज़ों को, तो एक टेबल बना के प्रॉपरली कंपेयर कीजिए। कंपैरिजन टेबल होनी चाहिए, ना कि रैंडमली आपने पैराग्राफ लिख दिया। अगर आपको कंपैरिजन करने बोला है और आप पैराग्राफ लिख रहे हैं उस पॉइंट पर, फॉर एग्जाम्पल जेनर मैकेनिज्म और एवलांच मैकेनिज्म, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जेनर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉट एवलांच मैकेनिज्म, तो आपने एक पूरा पैरा लिख दिया जेनर पे और आपने एक पूरा लिख दिया एवलांच पे।
आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. इट शुड बी लाइक दिस, जेनर एंड देन व्हाट एवलांच. It should be in what tabular form, then you will get the maximum marks, right? Similarly, support your answer with what? Proper graph, proper table, proper data, authentic data. अगर आपके पास कुछ ऐसा है और अगर आप उससे सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, खासकर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के मेंस में. ओके, तो आंसर शुड बी इन अ कॉमिक्स स्टाइल. आप लिखिए ऐसे, मीन्स ये घूसा है, बताने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि आपको जो साइज़ दी गई है, जितने में आपको आंसर लिखना है, वो आंसर जो आपको दिया गया है वो लिमिटेड है. तो पता नहीं, आप इतने बड़े बड़े फिगर मत बनाना कि पूरी कॉपी भर जाए और आपके पास कुछ भी बताने के लिए और जगह ना बचे. लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, राइट, कि कई बार क्या होता है, सेमेस्टर में हमारी आदत होती है, अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. 20 मार्क्स क्वेश्चन, 10 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन. अगर 5 मार्क्स के लिए एक पेज है तो 10 मार्क्स के लिए 2 और 20 मार्क्स के लिए 4 पेज भरना है. नहीं, आपके पास चॉइस नहीं, आप सप्लीमेंट्री ले नहीं सकते. कई बार आप देखोगे कि 10 मार्क्स के लिए 2 पेज है और 20 मार्क्स के लिए उन्होंने एक ही पेज प्रोवाइड किया है. ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है, राइट. तो कम मार्क्स के लिए ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा मार्क्स के लिए कम स्पेस, ऐसा होगा. उस समय हमको बहुत ही स्मार्टली काम करना है, हमारी फॉन्ट साइज को मेंटेन करना है, डायग्राम से देना है. और एक मैं बात बता दूं लास्ट जाते जाते आपको, कि एक बार बोला गया, आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं और उसके बाद मैं ये सेशन खत्म करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको आंसर कैसे लिखना है. ओके, बहुत सारे बच्चे पीएचडी कर रहे थे किस टॉपिक पर? साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, राइट. डर क्या होता है और साहस क्या होता है, राइट, एंड सो ऑन. ठीक है ना, हाइट से क्यों डर लगता है, पानी से क्यों डर लगता है, एंड सो ऑन. इस बात पर सबने पीएचडी की और क्वेश्चन आया बस एक ही चीज पर, व्हाट इज डेयरिंग, राइट. डेयरिंग क्या है, साहस क्या है. लोगों ने पूरा पोथी पुराण भर दिया, कोई 20 पेज लिख रहा है, कोई 40 पेज लिख रहा है, क्योंकि पीएचडी का पेपर है, राइट. पीएचडी की है ना भाई, तो पूरी थीसिस लिख डाली, व्हाट इज डेयरिंग. ओके, और एक स्टूडेंट ने क्या किया, जितने पेजेस दिए हुए थे सबको ब्लैंक छोड़ा और लास्ट में लिखा दिस इज डेयरिंग, दिस इज डेयरिंग, राइट. तो अब आप ये सोचिए कि आपको आंसर कैसे लिखना है. तो ये डिपेंड करता है कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कोई ज़रूरी नहीं आप 10 पेज भरें, और 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 पेज भरें. आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आपके ईच एंड एवरी पॉइंट्स कवर होने चाहिए, टू द पॉइंट लिखिए, कोई भी ज़बरदस्ती कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है. फिगर से रिप्रेजेंट कीजिए, अगर एक फिगर से पूरी चीज़ अगर एक्सप्लेन हो रही है तो आपको उसे वर्ड्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है. एग्जामिनर उन फिगर से ही समझ जाएगा कि आप क्या बताना चाहते हैं. दे आर हाईली क्वालिफाइड, हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज. ओके, तो उनका काफ़ी अच्छा है नॉलेज. ओके नितिन, शिवशंकर, ओके देन. तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड. तो अच्छे से आप पेपर दीजिए, सिस्टमैटिक ढंग से तैयारी कीजिए. गुड लक फॉर योर एग्जाम, राइट. और पेपर में जाने से पहले आधी घंटा पहले अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में लाइए, बहुत ही हाई एनर्जी के साथ पेपर देने जाइए. एक बार अपने भगवान को, अपने इष्ट देवता को थैंक्स बोलिए कि मुझे प्री क्वालिफाई करके एक बार यूपीएससी का मेंस देने का मौका मिला है और मैं अपना 100% यहाँ दे सकूँ. ओके, तो 3 और 3 6 घंटे का आपका पेपर होगा. एक ही दिन में अपनी एनर्जी को बनाकर रखिए और बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से आंसर लिखिए. ओके देन, गुड लक, थैंक यू.